हाँ तो भाई क्या हाल है? सभी अच्छे हैं? चलिए अच्छी बात है। देखिए कल जो हमने बात कर ली थी वो निषेचन के बारे में कर ली थी, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था और इसमें मुख्य जो क्वेश्चन था वो ये था कि आवृत बीजी प्लांटों में द्वि निषेचन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि कल हमने डबल फर्टिलाइजेशन को देखा था। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं भ्रूण कोश एंडोस्पर्म। ध्यानपूर्वक समझना कि भाई आज हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ज्यादा समझेंगे, थ्योरी नहीं लिखेंगे ज्यादा। ठीक है, सुनिए मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक था मादा युग्मकोद्भिद था ना, मादा युग्मकोद्भिद, इस मादा युग्मकोद्भिद में क्या हुआ, केवल ये दो संरचनाएं बचती हैं, यही दो संरचना। एक संरचना को हम त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते और जो दूसरी संरचना थी इसको हम जाइगोट यानी कि युग्मनज कहते हैं नहीं कहते? अच्छा, ये जो दोनों संरचनाएं थी वो किसके फलस्वरूप बनी? डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बन गई थी। अब क्या होगा, अब सर्वप्रथम मैं बताऊं आपको कि ये जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है यह डेवलपमेंट होकर एक एंडोस्पर्म का निर्माण करवाता है, यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और जो जाइगोट है वो किसका निर्माण कराएगा? एम्ब्रियो का, भ्रूण का। ठीक है, ये केंद्रक तो भ्रूण कोश बनाता है और ये जो जाइगोट है वो भ्रूण बनाता है, क्योंकि भ्रूण कोश भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। अब यहां हमने एक बात पढ़ी थी 11th क्लास में कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं जिनको हम अनावृत बीजी पौधे कहते हैं, उन प्लांटों में भ्रूण का परिवर्धन मतलब एम्ब्रियो का परिवर्धन इसके परिवर्धन से पहले हो जाता है। देखो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं ना अनावृत बीजी, उनमें सबसे पहले डेवलपमेंट इसका होता है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें डेवलपमेंट इसका होता है। समझ में आ गई बात? और हम क्या पढ़ रहे हैं? आवृत बीजी प्लांट पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांटों में क्या होता है कि जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है वो आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? एक एंडोस्पर्म का करेगा और एम्ब्रियो बनने से पहले करेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा भाई? एंडोस्पर्म आएगा, जिसको हम भ्रूणकोश कहते हैं। क्लियर सी बात है? चलिए, तो यह है भ्रूणकोश जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। हालांकि कल हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी, एक बार फिर देख लेते हैं कि यह एक ऐसा ऊतक होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है एंडोस्पर्म की कि भाई भ्रूणकोश एक ऐसा ऊतक होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। कई बार वो आपसे डेफिनेशन पूछ रहता है कि भाई एंडोस्पर्म क्या है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है कि यह एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंट रूप से इसके टाइप के बारे में कि भाई इसके प्रकार बताइए। तो इसके जो टाइप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
अर्थात मैं कहूं कि हम जो प्लांट होते हैं, आवृत बीजी जो प्लांट होते हैं, उनमें 3 प्रकार का एंडोस्पर्म हो सकता है। सबसे पहला केंद्रकीय, सेकंड कोशिकीय और थर्ड है फैलोपियन। ठीक है, तो ये जो एंडोस्पर्म है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय, कोशिकीय और फैलोपियन। अब हम क्रम से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एक एम्ब्रियो सेट था। अब हम सबसे पहले जो अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? केंद्रकीय। ठीक है भाई, केंद्रकीय भ्रूणकोश। इसकी थ्योरी आप अपने आप समझ जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। मैं जब डायग्राम में समझाऊंगा तो आप थ्योरी में इसकी समझ जाएंगे। सुनिए भाई, क्या कहता है केंद्रकीय भ्रूणकोश, ध्यानपूर्वक समझना और उसी के अकॉर्डिंग हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, चलो, या फिर इधर थ्योरी लिख दूं मैं, इधर डायग्राम देख लेंगे। चलो कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर और समझ में ना। तो देखिए भाई, केंद्रकीय क्या होता है? इसमें प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, जिससे केंद्रकों का निर्माण होता है, लेकिन भित्ति नहीं बनती। ये केंद्रक परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं, जिससे बीच में रिक्तिका बन जाती है। बाद में ये कोशिकीय हो जाता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो नारियल पानी और अधिकांश पौधे। सुनिए भाई, ये तो एक बहुत छोटी सी थ्योरी है, हम इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ये जो था वो हमारे पास एम्ब्रियो सेट था, मादा युग्मकोद्भिद। और इस मादा युग्मकोद्भिद में क्या था भाई? 2 ही संरचना थी, आप सभी जानते हैं। एक तो त्रिगुणित केंद्रक और एक जाइगोट युग्मनज। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ऊपर ही ऊपर जाइगोट को रख दिया है, युग्मनज को रख दिया है। ठीक है, अब समझते हैं, क्योंकि हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करा रहे हैं, और एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से होता है नहीं होता? अब हम देखते हैं कि किस प्रकार होगा, आप समझते हुए चलना। देखिए क्या कहता है कि जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है, ये वाला, इसमें अनेकों बार मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। अच्छा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन क्या होता है? ऐसा विभाजन जिसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो और केंद्रक ही केंद्रक बने। ठीक है, तो आप देखिए,
इसमें ये जो प्राथमिक केंद्रक था त्रिकोणित, जब इसमें मुक्त केंद्र के विभाजन होंगे तो आप मुझे बताइए बहुत सारे ऐसे केंद्रक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना भाई। थ्योरी कह रही है कि मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं जिससे केंद्रकों का निर्माण होता है लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि ये केंद्रक जो हैं वो परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आपको केंद्रक सेंटर में दिखाई दे रहे हैं ना, वो धीरे धीरे इस परिधि के चारों ओर क्या हो जाते हैं? विन्यासित हो जाते हैं। ठीक है। ये परिधि आपको दिखाई दे रही है जिससे बीच में क्या बन जाती है? एक रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है? रिक्तिका। देखो बहुत क्लियर रूप से आप समझना, इजी रूप से इसको ना आसानी से देखिए। मैं थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम भी बनाना सिखा रहा हूं। थ्योरी कहती है कि जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक था उसमें अनेकों बार मुक्त केंद्र के विभाजन हो गए। अच्छा, मुक्त केंद्र के विभाजन का डायरेक्ट सा मतलब ये होता है कि उसमें कोशिका भित्ति नहीं बनती, केंद्रक ही केंद्रक बनते। ठीक है। तो बहुत सारे केंद्रक जो बने उन्होंने क्या किया? वो परिधि के चारों ओर विन्यासित हो गए। भाई ये परिधि होती है तो इसके चारों तरफ ये विन्यासित हो गए और बीच में अपने आप क्या बन जाएगी? एक रिक्तिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिक्तिका। ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई कुछ समय पश्चात इन केंद्रकों में कोशिका भित्ति भी बन जाती है और बाद में ये कैसा हो जाता है? कोशिकीय हो जाता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जो नारियल का पानी होता है वो केंद्रकीय भ्रूणकोश का एग्जाम्पल होता है। जो हम नारियल का पानी पीते हैं ना, वो पानी उसका एंडोस्पर्म होता है प्लांट का, जिसमें उसके केंद्रक तैरते रहते हैं। ठीक है। बहुत फायदेमंद होता है। और अधिकांश पौधे यानी कि टोटल प्लांटों में से 56% जो पौधे होते हैं उनमें इसी प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है। तो आप समझ गए केंद्रकीय एंडोस्पर्म क्या होता है। आप डायग्राम बनाना सीखे। चित्र तो बहुत ईजी है। देखो हमने बिल्कुल थ्योरेटिकल और डायग्रामिकल हमने इसको सीखा है, यानी कि हम डायग्राम इसका आराम से बना सकते हैं ना। तो ये था हमारा कौन सा एंडोस्पर्म? केंद्रकीय एंडोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करके चलते हैं कोशिकीय एंडोस्पर्म की। तो देखिए कोशिकीय एंडोस्पर्म क्या होता है। सेकंड है कोशिकीय भ्रूणकोश। तो देखिए इसमें प्राथमिक केंद्रक में प्रथम विभाजन तथा उसके पश्चात होने वाले सभी विभाजन में केंद्रक निर्माण के साथ साथ भित्ति का भी निर्माण होता जाता है। अतः ये शुरू से अंत तक कोशिकीय रहता है और इसमें चोष्टांग भी विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो गैमोपेटेली वर्ड। ठीक है।
तो देखिए कोशिकीय एंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अब वही संरचना है। अगेन ये हमारा जाइगोट, ठीक है। अच्छा ये कौन था, प्राथमिक, अच्छा यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। अच्छा ये कौन था भाई, प्राथमिक भ्रूणकोश था ना, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि जो विभाजन होते हैं, अच्छा इसमें कई बार विभाजन हुआ, तो विभाजन हुआ तो इसमें क्या होता है, विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का क्या होता जाता है, निर्माण होता जाता है, और इसमें चूष्कांग विकसित हो जाते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये शुरू से एंड तक कैसा रहता है, कोशिकीय रहता है। देखो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि केंद्रकीय और कोशिकीय में अंतर क्या है। एक सिंपल सी बात है, अगर एंडोस्पर्म में केंद्रक ही केंद्रक बने और भित्ति नहीं बने, कोशिका भित्ति, तो आप उसको केंद्रकीय भ्रूणकोश बोलेंगे। और अगर किसी में केंद्रक बनने के साथ उसकी भित्ति भी बनती जाए तो आप उसको कोशिकीय बोलेंगे। भाई कहने का मतलब है ये जो आपको एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये कोशिका है सभी, क्या है ये, कोशिका। जबकि इससे पहले जो हमने देखा था उसमें केवल केंद्रक ही केंद्रक थे। तो एक ही डिफरेंट है इसमें कि केंद्रकीय में तो भ्रूणकोश केंद्रक में मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं जिससे केंद्रक बनते हैं, भित्ति नहीं बनती। जबकि कोशिकीय में क्या होता है, केंद्रक के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता जाता है। बस यही डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। तो ये था हमारा कोशिकीय एंडोस्पर्म, ठीक है। एग्जाम्पल गैमोपेटलिबल। अच्छा इसमें ये क्या विकसित हो जाते हैं, चूष्कांग। और ये जो चूष्कांग होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं अन्य सेल से, ठीक है भाई। चलिए तो ये था हमारा सेकंड टाइप एंडोस्पर्म जिसको हम कोशिकीय एंडोस्पर्म कहते हैं, सेलुलर। लास्ट है थर्ड, हैलोवियल। यह है दोनों का मध्यवर्ती है। इसमें प्राथमिक केंद्रक में, इसमें प्राथमिक केंद्रक में प्रथम विभाजन से दो कोशिका बनती हैं, निभाग की तरफ छोटी कोशिका व बीजांड द्वार की तरफ बड़ी कोशिका, ठीक है। छोटी कोशिका में या मैं कहूं मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं जिससे या जिनमें भित्ति नहीं बनती, जबकि बड़ी कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अतः यह दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। हैलोवियल गण। देखिए भाई
हमने दो प्रकार के एंडोस्पर्म देखे थे, एक तो केंद्रकीय और एक कोशिकीय। ठीक है, चलिए अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं थर्ड टाइप वो है हेलोबियल। तो हेलोबियल क्या है? ये पहली लाइन ही इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहती है कि भाई हेलोबियल जो एंडोस्पर्म है वो दोनों का ही मध्यवर्ती है, या मैं कहूं कि बीच का है, या दोनों का मिला जुला रूप है, केंद्रकीय का भी और कोशिकीय का भी। ठीक है, अब वो ये कहता है कि भाई मान लीजिए ये था, ठीक है, तो इसमें एक केंद्रक है, तो इसमें विभाजन होने से क्या हुआ, दो कोशिका बनी पहले। ठीक है, अच्छा एक तो बन गई ये बड़ी कोशिका जो बीजांड द्वार की तरफ थी, और एक ये बन गई छोटी कोशिका जिसको हम निभाग भाग मान लेते हैं। भाई दो कोशिका मान ली हमने, प्राथमिक केंद्रक था, इसमें पहले विभाजन होने से दो केंद्रक बनेंगे, उसमें भित्ति बनी तो दो कोशिका बन गई डायरेक्ट। अब बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका थी वो तो थी बड़ी कोशिका, और निभाग की तरफ जो कोशिका थी वो थी छोटी कोशिका। तो छोटी कोशिका में जो केंद्रक होते हैं, छोटी कोशिका की तरफ जो केंद्रक होते हैं उसमें तो मुक्त केंद्रकीय विभाजन अर्थात कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, जबकि जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं, बड़ी छोर वाली कोशिका, उसकी तरफ इसमें क्या बन जाती हैं, कोशिका बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? कोशिका बन जाती हैं। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, और आप इतना समझ लेना कि ये कोशिका बनी हुई है और ये मुक्त केंद्रक है। क्लियर सी बात है? तो आप देखिए इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है वो दोनों का ही, मतलब देखो ये तो कोशिकीय प्रकार का एंडोस्पर्म हुआ और ये केंद्रकीय प्रकार का एंडोस्पर्म हुआ। तो एक ही ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें दोनों का मिला जुला रूप हो, हम उसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हुए हमारे तीनों प्रकार के एंडोस्पर्म। एक बार मैं अब इनको डायरेक्ट समझा देता हूं, थ्योरी को छोड़कर आप दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। देखो आपके पास जो मादा युग्मकोद्भिद था उसमें आपके पास ये दो संरचनाएं थी, एक तो है केंद्रक और एक है जाइगोट। एंडोस्पर्म का जो निर्माण होगा वो केंद्रक करेगा, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, है ना। अब ये क्या होता है कि अधिकांश प्लांटों में ये जो केंद्रक होता है वो मुक्त केंद्र के विभाजन कर परिधि की तरफ विन्यासित हो जाता है और बीच में बन जाती है एक रिक्त का। तो इसको हम कहते हैं केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणकोश। ठीक है, मैंने आपको एक ही बात बता दी कि अगर केंद्रक बने और कोशिका नहीं बने तो समझ लेना वो केंद्रकीय भ्रूणकोश है। सेकंड टाइप की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि ये जो केंद्रक होता है उसमें जितने भी विभाजन होते हैं उन विभाजनों के फलस्वरूप इसमें हमेशा क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति बन जाती है और इसमें चूष्कांग विकसित हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार का एंडोस्पर्म है? कोशिकीय एंडोस्पर्म है। कौन सा है? कोशिकीय एंडोस्पर्म। और थर्ड टाइप की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। ठीक है, तो बड़ी कोशिका जो होती है उसमें तो कोशिका बन जाती है, तो मतलब ये तो हुआ कोशिकीय प्रकार का। और जो निभाग की तरफ छोटी कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं बनती, तो ये केंद्रकीय प्रकार का होता है।
तो जो हैलोवियल होता है वो दोनों का ही क्या है, मिला जुला रूप होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये था हमारा एंडोस्पर्म, है ना। अब देखिए, अब हमारे प्लांट में जो एम्ब्रियो सेक था जिसमें त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक था, उसने एंडोस्पर्म का निर्माण कर दिया, भ्रूणकोश बन गया एंडोस्पर्म। अब क्या होगा भाई, अब होगा भ्रूण का परिवर्धन। क्या होगा, भ्रूण का परिवर्धन। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण का परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप थ्योरी पढ़ेंगे, आपके सामने नोट्स रखे हुए हैं, आपके पास नोट्स हैं इसके, आप नोट्स देखते चलना। मैं डायग्राम बनाऊंगा, थ्योरी पढ़ूंगा, आप नोट्सों से मिलान करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, तो इसको मैं लिखूंगा फिर समझाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, तो देखिए भाई, भ्रूण का परिवर्तन। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं नीट के लेवल से, एक हैंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैप्सेला बरसा पेस्टोरिस, एक प्लांट है द्विबीजपत्री, कैप्सेला बरसा पेस्टोरिस नाम के प्लांट में भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख रहे हैं वो डाइकॉट प्लांट का है, द्विबीजपत्री प्लांट का है। एक बीजपत्री प्लांट का परिवर्तन हम नहीं देख रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे आता है कि द्विबीजपत्री प्लांट में भ्रूण के परिवर्तन को समझाइए, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो ये पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है ना, कि हमारा जो एम्ब्रियो सेक था उसमें डबल फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे दो संरचनाएं बनी, उनमें से एक संरचना ने एंडोस्पर्म बना दिया। अब जो दूसरी संरचना थी जिसको हम जाइगोट कह के चल रहे हैं, वो जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। क्लियर है? अब मैं डायग्राम बनाऊंगा और आप उसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यह एक युग्मनज होता है भाई, युग्मनज है ना। अच्छा, इस युग्मनज में सबसे पहले जो विभाजन होता है वो होता है अनुप्रस्थ। अच्छा, अनुप्रस्थ विभाजन होने से क्या होता है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। जो निभाग की तरफ कोशिका होती है, ये तो होती है एपिकल, जिसको हम शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। और बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका होती है वो होती है आधारीय कोशिका, जिसको हम बेसल सेल्स कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए, ये आपकी थ्योरी है। थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट यही है कि युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होने से, अच्छा अनुप्रस्थ विभाजन इस प्रकार होता है, तो ये बताओ दो कोशिका बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? बन जाएंगी ना। अच्छा, मैंने तो चलो मैं इसको सही बना देता हूं, छोटा सा। ठीक है, ये दो कोशिका बन गई। निभाग की तरफ जो कोशिका थी वो तो थी एपिकल सेल, जिसको हम शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। और जो बीजांड द्वार की तरफ कोशिका होती है वो आधारीय होती है, जिसको हम बेसल सेल्स कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर
कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर निभाग की तरफ कौन सी बनेगी और बीजांड द्वार की तरफ कौन सी बनेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शीर्षस्थ है और ये आधारीय है, इनमें छोटा शब्द ये है और बड़ा शब्द ये है। मतलब यूं मानो इसमें कंप्लीट 4 लेटर है और इसमें इनकम्प्लीट 4 लेटर है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे भाई ये बड़ा अक्षर है, ये बड़ा शब्द है और ये छोटा है, तो निभाग छोटा है और बीजांड द्वार बड़ा है। तो बात समझ में आ गई? छोटे की तरफ छोटी, बड़े की तरफ बड़े। अब आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा, इसमें भूलेंगे नहीं। जैसे आप सोचेंगे निभाग, तो निभाग बीजांड द्वार से छोटा है, तो आप सोचेंगे शीर्षस्थ छोटी है आधारीय से, तो शीर्षस्थ बनेगी। कोई बड़ी बात नहीं, भूलने वाली बात ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये तरीकों से याद करने पड़ते हैं कुछ ऐसे शब्द लाइन। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई, क्या कह रही है कि युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनती हैं। निभाग की तरफ वाली कोशिका एपिकल सेल और बीजांड द्वार की तरफ वाली कोशिका आधारीय सेल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट में अब देखिए मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट एक लाइन होती है, वो ये कहता है कि जो एपिकल सेल होती है इसमें तो होते हैं अनुदैर्घ्य विभाजन। अब मैं आपको बता दूं, अनुदैर्घ्य जिसको हम वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, तो वर्टिकल डिवीजन ऐसे होते हैं, इस प्रकार अनुदैर्घ्य, और जो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 2 प्रकार के विभाजन यहां पर आपको समझने, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्घ्य विभाजन तो जैसे ये एक सेल है, ये कोशिका है ना, ये एक कोशिका है, तो इसमें अगर ऐसे विभाजन हो तो ये 2 कोशिका बन जाएंगी इस प्रकार, तो ये अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ है। कौन सा है? अनुदैर्घ्य, ठीक है। और इसमें अगर मैं अनुप्रस्थ करूं तो वो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स ऐसे होता है, जिससे इसमें अब जो 2 कोशिका बनेंगी वो ऐसे बनेंगी। अंतर समझ में आ गया आपको दोनों विभाजनों में कि वर्टिकल डिवीजन और ट्रांसवर्स डिवीजन कैसे होता है? क्लियर है? अच्छा, अब यहां आप लाइन को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, हम बिल्कुल थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सुनिए, वो ये कहता है कि जो ये एपिकल सेल और बेसल सेल होती है, इन दोनों में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ विभाजन साथ साथ चलते हैं, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ देखिए, सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जो एपिकल सेल होती है और बेसल सेल होती है ना, इन दोनों ही सेल में क्या होता है, इसमें तो होते हैं वर्टिकल डिवीजन ऊपर वाले में, जिसको हम एपिकल सेल बोलते हैं, और ये जो सेल होती है बेसल, इसमें होते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। तो वो आपसे ये कह रहा है कि इन दोनों कोशिकाओं में जो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ विभाजन होते वो एक साथ होते, मतलब साथ साथ होते हैं। जैसे इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ तो इसमें भी अनुप्रस्थ डिवीजन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ। अब चलिए, इस 2 लाइन आपने पढ़ ली। 2 लाइन मैंने आपको क्या बताई? पहली लाइन बताई कि युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होने से 2 कोशिका बनी, निभाग की तरफ एपिकल और बीजांड द्वार की तरफ बेसल, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर जो निभाग की तरफ एपिकल और ये बेसल होती है, इन दोनों में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ विभाजन साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आप एक बात समझो, अब हम इनमें से कोई एक सेल ले लेते हैं और उसको डेवलप करते हैं, एक कोशिका लेकर उसको डेवलप करते हैं। अब हम सबसे पहले डेवलप करेंगे एपिकल सेल को,
है ना, शीर्षस्थ कोशिका को। तो देखिए अब इसमें कहता है कि जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसमें जो पहला विभाजन होता है वो कैसा होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, अनुदैर्घ्य विभाजन। और जो हमारी आधारीय कोशिका है उसमें कैसा हो गया, अनुप्रस्थ विभाजन। तो आपको ये बात समझ में आ गई, दोनों कोशिकाओं में एक साथ अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको है। अच्छा, तो थ्योरी आप पढ़ लेंगे बिल्कुल। थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि शीर्ष कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन से दो कोशिका बनती हैं और इन दोनों कोशिकाओं में अगेन विभाजन होने से, अब आप दोबारा इसको समझते हो, चलिए बहुत सिंपल होता जाएगा कि इसमें और विभाजन होने से 4 कोशिकाएं बनती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चतुष्टांशक कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्टांशक। यहां दिखाई दे रहा है आपको, हाँ मेरे आपको बात समझ में आ रही है। देखो ये वर्टिकल डिवीजन हुआ था और इसमें और अनुदैर्घ्य विभाजन होने से जो लगभग अनुप्रस्थ जैसा होता है, तो उससे क्या हुआ, इसमें 4 कोशिकाएं बन गई एपिकल में। तो आप इसको क्या बोलेंगे, चतुष्टांशक बोलेंगे, है ना। अब ये जो चतुष्टांशक होता है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होने से, कैसा विभाजन होने से, अनुप्रस्थ विभाजन होने से एक अष्टांशक का निर्माण होता है। अच्छा, ये जो आपको अब दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, अष्टांशक। भाई ये चतुष्टांशक था, मैं आपको एपिकल सेल को डेवलप करके चल रहा हूं। केवल हमारे पास 2 कोशिकाएं थी, तो अभी जो मैंने डेवलपमेंट की है वो एपिकल सेल को कर रहे हैं, है ना। और एपिकल सेल में आपको देखो सिंपल क्या लिखना है कि इसमें अनुदैर्घ्य विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, इसमें पुनः पूर्व अनुदैर्घ्य विभाजन होने से चतुष्टांशक बनता है और चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ विभाजन होने से, अब इसमें अनुदैर्घ्य नहीं होगा, अनुप्रस्थ होगा, जिससे क्या बनता है, अष्टांशक बनता है। आप इस प्रकार काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोशिका है, तो ये क्या है, अष्टांशक बन गया, अष्टांशक। अब सुनिए, इस अष्टांशक में एक मुख्य विभाजन होता है जिसको हम परिणत विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणत। अब आप बात को ध्यानपूर्वक समझना इसको, कि पहले हमारे पास ये 8 कोशिकाएं थी 8 कोशिका। अच्छा, मैंने आपको परिणत विभाजन इस प्रकार समझाया था कि जो परिधि के समानांतर हो उसको हम परिणत विभाजन कहते हैं। और परिणत विभाजन और अपनत विभाजन, 2 मैंने आपको विभाजन बता रखे हैं। परिणत विभाजन होता है तो इसमें लेयर, परत, और अपनत विभाजन होता है तो इसमें कोशिकाओं की संख्या। कितनी बार बताया है, अब देखो यहां आपको समझ में आएगा। अगर मैं इन 8 कोशिकाओं में अपनत विभाजन करूं, कौन सा विभाजन, अपनत, तो पता है मैं कैसे करूंगा, उनको मैं ऐसे करूंगा, इस प्रकार। समझ में आ रही बात। तो अपनत विभाजन होगा तो देखो ये क्या होगा, जैसे इस कोशिका मैंने ऐसे किया तो 1 की जगह कितनी बन गई, 2। तो ये 8 कोशिकाओं में अगर मैं अपनत विभाजन करूं तो 16 कोशिका हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी ना। अच्छा, लेकिन आप परत कह सकते हो क्या इसको, लेयर तो नहीं बना सकते ना, परत, लेयर तो एक ही रहेगी ना। तो अपनत विभाजन में कभी भी लेयर नहीं बनती, केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। और अगर मैं इसमें करूं परिणत विभाजन, कौन सा विभाजन, परिणत, तो मैं आपको बता दूं कि जो परिणत विभाजन होता है वो परिधि के समानांतर होता है, और जो परिधि है वो ये है,
तो मैंने ऐसे इसमें विभाजन किया है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो देखो यहाँ पर जो कोशिका थी वो एक कोशिका नीचे एक ऊपर। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझनी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये जो सुनिए अष्टांशक जो होता है उसमें परिणत विभाजन होने से, कौन से विभाजन होने से? परिणत विभाजन होने से दो परत बनती हैं। एक तो बाह्य जिसमें 8 कोशिकाएं होती हैं, एक आंतरिक जिसमें भी 8 कोशिकाएं होती हैं। आप काउंट कर सकते हैं। देखो बाहर की तरफ 8 कोशिकाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंदर की तरफ भी 8 कोशिकाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना, 8 कोशिका। तो 8 कोशिकाएं बाह्य और 8 ही आंतरिक कोशिका। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि अब इसमें ये परिणत विभाजन हुआ था अष्टांशक में, तो इस लेयर को हम नाम देते हैं डर्मेटोजन। क्या नाम देते हैं? डर्मेटोजन। कौन सी? जो बाहर की कोशिका होती है। अब ये डर्मेटोजन जो है, डर्मेटोजन को हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्वचा जन। बाह्य त्वचा जन, जन का मतलब निर्माण करने वाली, बाह्य त्वचा का मतलब बाह्य त्वचा का यानी कि एपिडर्मिस का। सिंपल सी बात है। तो देखिए बात को ध्यान से समझो, एक बार दोबारा बताऊं। सीड्स कोशिका में पहला अनुदैर्घ्य हुआ तो 2 कोशिका बनी, इसमें और विभाजन हुआ तो चतुष्टांशक बना, चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो अष्टांशक बना। और अगर आप अष्टांशक में परिणत विभाजन कर देंगे ना तो आपको 2 लेयर मिल जाएंगे, एक बाहर की परत और एक अंदर की परत। और बाहर की परत को आप बोलेंगे डर्मेटोजन। और ये जो डर्मेटोजन है वो अनेकों अपनत विभाजन कर, अब अनेकों अपनत विभाजन का मतलब हो गया इस प्रकार के विभाजन। ऐसे केवल हम बाहर की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने जितने भी कोष्ठक बनाए हैं इन सभी में क्या बन जाएंगी? कोशिका ही कोशिका बन जाएंगी। बहुत सारी कोशिकाएं बन गई ना बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ अभी भी 8 कोशिकाएं। और इसी को हम फिर आगे क्या नाम दे देते हैं? एपिडर्मिस कह देते हैं। मैं यहीं पर इसलिए बना रहा हूं थोड़ी बोर्ड पर जगह का, समझ रहे ना मेरी बात को? हाँ, वरना मैं पहले डर्मेटोजन बनाता और अगले डायग्राम में एपिडर्मिस का निर्माण करता। सिंपल सी बात है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है ना? अब यहां एक बात समझो, इसमें जो परिणत विभाजन हुआ था अष्टांशक में, उससे 2 परत बनी, एक 8 कोशिकाओं की बाहर की परत और एक 8 कोशिकाओं की अंदर की परत। बनी कि नहीं बनी? अब पहले आपको यहाँ पर दोनों ही परत की जो कोशिकाएं हैं उनका कार्य बता के चलना है। तो देखिए जो बाहर की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम डर्मेटोजन कहते हैं, वो अनेकों बार अपनत विभाजन कर भ्रूण की एपिडर्मिस बना देती। तो बाहर की कोशिकाओं का कार्य समझ में आ गया आपको क्या है? एपिडर्मिस का निर्माण करना। क्लियर है? अच्छा, अब जो आंतरिक कोशिका है, आंतरिक कोशिका, ये आंतरिक कोशिका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। वो क्या? एक तो ये भरण विभज्योतक ऊतक बनाती है, तंत्र, प्राक एधा तंत्र बनाती है, ठीक है, और बीज पत्र बनाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुख्य बात आपको बता रहा हूं। क्या कि भाई अष्टांशक में जो परिणत विभाजन हुआ, उस परिणत विभाजन से 2 परत बनी। बाहर की तरफ वाली थी डर्मेटोजन
और अंदर वाली सॉरी 8 कोशिका बाहर और 8 कोशिका अंदर। तो जो बाहर की 8 कोशिकाएं थी उनको हम डर्मेटोजन कहते हैं, जो आगे विभाजन कर एपिडर्मिस बना देती है। लेकिन जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं वो भरण विभज्योतक। अब देखो ये हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, यही तो प्लांट की मुख्य संरचनाएं होती हैं भाई। प्रोकेम्बियम, पराग एधा, जिससे द्वितीयक वृद्धि वगैरह होती थी, है ना। और भरण विभज्योतक हमारा पूरा ऊतक होता था, जिसमें हमारे जाइलम, फ्लोएम ऊतक वगैरह में पाए जाते थे। एक तंत्र होता था ना भरण विभज्योतक तंत्र, एपिडर्मिस के नीचे ही होता था, है ना, समझ रहे हैं। और एक बीजपत्र। इन तीनों चीजों का निर्माण कौन करेंगी? हमारी ये आंतरिक कोशिका करेंगी। मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है, भ्रूण की जो मुख्य संरचनाओं का निर्माण करती है ना, वो निभाग की तरफ वाली एपिकल कोशिका ही करती है। एपिकल ही तो कर रही है, देखो एपिडर्मिस बना रही है और उसके मुख्य पार्ट में बना रही है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो यहां तक जो बात है वो एपिकल सेल के बारे में। किसके बारे में है? एपिकल सेल। अर्थात हमने एपिकल सेल को पूरा डेवलप कर लिया है और उसके फंक्शन भी देख लिए। तो यहां तक की थ्योरी आपको क्लियर समझ में आ गई। एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, कितना टाइम हो गया इसको? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखें हम। आज शायद यही क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा ना, कल ही होगा ये चैप्टर तो कंप्लीट, क्योंकि लॉन्ग है। चलिए भाई, तो बताइए आप मुझे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, परिणत दो कोशिका, डर्मेटोजन और आंतरिक। आंतरिक कोशिकाओं ने भरण विभज्योतक, प्राकृत तंत्र, बीजपत्र का निर्माण कर दिया। ठीक है, चलिए अब वो नेक्स्ट कहता है कि अब आप आधारीय कोशिका को डेवलप करके देख लीजिए। आधारीय कोशिका, हालांकि दोनों साथ साथ डेवलप होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अलग अलग डेवलप करके चलेंगे इनको। अब देखिए, यही मैं एक बार इसको यही बता देता हूं इसी के साथ कि जो आधारीय कोशिका थी उसमें अनेकों अनुप्रस्थ विभाजन होने से, यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये लास्ट वाली संरचना है ना, आप समझ जाइए। ये जो हमारी आधारीय कोशिका थी उसमें 7-8 अनुप्रस्थ विभाजन हुए, जिससे या मैं कहूं 7 से 10 कोशिकीय लंबी, ये 7 से 10 कोशिकीय मान लीजिए लंबी एक संरचना बन जाती है, जिसको हम सस्पेंसर यानी कि निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबक। समझ में आ गई बात निलंबक की, है ना। अच्छा, लाइन है ये, आप पढ़ के देख लेना। क्या लाइन क्या कहती है कि आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होने से 7 से 10 कोशिकीय लंबी एक संरचना बन जाती है, जो आपको दिखाई दे रही है। इस संरचना को हम सस्पेंसर यानी कि निलंबक कहते हैं। यह लाइन समझ में आ गई आपको, है ना। अब आपको नेक्स्ट बोलना है कि निलंबक की अंतिम कोशिका, अच्छा ये अंतिम कोशिका है, वो फूलकर एक चोषकांग का निर्माण करती है, तो मैं इसको कह सकता हूं चोषकांग, जो अंतिम कोशिका है। नहीं है आपको बात समझ में? अरे भाई, आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन कीजिए, मान लीजिए उसमें 8 कोशिका की एक संरचना बन गई, तो अंतिम जो कोशिका है वो फूल जाती है, ऐसे फूल जाती है, देखो इस प्रकार, है ना। ये फूली हुई कोशिका है और बाकी जो कोशिकाएं वो इस प्रकार हैं। समझ में आ रही बात? तो ये जो फूली हुई अंतिम कोशिका है, इसको आप क्या बोलेंगे? चोषकांग बोलेंगे। और ये पूरी संरचना क्या कहला रही है? निलंबक कहला रही है। कौन बनाती है निलंबक को? आधारीय कोशिका, जो बीजांड द्वार की तरफ होती है। क्लियर है बात? चलिए
तो अंतिम कोशिका तो चोषकांग बनाती है, और जो भ्रूणीय सिरे की तरफ स्थित कोशिका होती है, अब देखो ये भ्रूणीय सिरा है एपिकल सेल की तरफ, तो ये वाली जो कोशिका है ना, ये वाली, इसको हम इंपॉर्टेंट हाइपोफाइसिस कोशिका कहते हैं। बहुत मुख्य रूप से आप इसको याद रखना कि अंतिम कोशिका फूलकर चोषकांग का निर्माण करती है, जबकि भ्रूणीय सिरे की तरफ वाली कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है, जो मूलांकुर व मूल गो यानी कि जिसको हम रूट कैप कहते हैं। एक तो रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर, और रूट कैप आप जानते ही हैं, जड़ के ऊपर जो टोपीनुमा संरचना होती है उसको हम रूट कैप कहते हैं। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट की रेडिकल और रूट कैप का जो निर्माण करती है वो कोशिका हाइपोफाइसिस होती है। कौन सी होती है? हाइपोफाइसिस। तो आपको बात समझ में आ गई, हाइपोफाइसिस का क्या काम होता है? मूलांकुर और रूट कैप का निर्माण करना। तो हम आधारीय कोशिका में यही 2-3 लाइन पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी आधारीय कोशिका का। एपिकल सेल का डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया, डर्मेटोजन और एपिडर्मिस तक, ठीक है। आधारीय कोशिका में केवल आपको इतना कहना है कि इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होने से 7 से 10 कोश की लंबी संरचना बन जाती है, जिसको निलंबक कहते हैं। अंतिम कोशिका फूलकर चोषकांग बनाती है, जबकि भ्रूणीय सिरे की तरफ वाली कोशिका को हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जिसका कार्य बता देगा, ठीक है। अब लास्ट क्या होता है? लास्ट जो शब्द है वो क्या है कि भाई जो ये डर्मेटोजन है इसमें और ज्यादा विभाजन होने से, अब मान लीजिए ये एपिडर्मिस तो बनी गई, अब इसमें जब और ज्यादा विभाजन होते हैं तो ये हार्ट शेप में आ जाती है। कौन सी शेप में आ जाती है? हार्ट शेप में आ जाती है। इस प्रकार मतलब ये जो भ्रूण है पहले कैसा हो जाता है? हार्ट शेप का हो जाता है, हृदयाकार हो जाता है, ठीक है। हार्ट शेप का हो जाता है, इसमें और विभाजन होने से, है ना। अब इसमें और जब ज्यादा विभाजन होते हैं तो देखो ये जो हार्ट शेप संरचना है ना, वो क्या करती है? इस प्रकार 2 बीज पत्रों में बदल जाती है। ये जो आपको पालीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये हमारे 2 बीज पत्र होते हैं, और हम क्या कर रहे थे? द्विबीजपत्री प्लांटों में भ्रूण का परिवर्तन। तो ये जो हमारी संरचना थी ना, ये जो हार्ट शेप बनी थी, वो आगे चलकर, अब आप खुद समझदार हैं कि जब ये हार्ट शेप हो गई ग्लोबुलर शेप से, तो इसमें और जब विभाजन होंगे तो ये बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएगी, तो ये 2 बीज पत्र जैसी संरचना नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं जो 2 बीज पत्र होते हैं उनके यहाँ खांच पर हमारा होता है प्रांकुर, और नीचे की तरफ होता है, अच्छा, यहां जब प्रांकुर होगा तो इस स्थान पर तो आपकी हाइपोफाइसिस है। यहां खुद देखिए, जो हाइपोफाइसिस क्या करेगी? मूलांकुर बनाएगी। तो अब जो आपको ये 2 बीज पत्र जैसी संरचना दिखाई दे रही है ना, इनके बीच में ही हमारा प्रांकुर होता है, और इस पूरी संरचना को हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आपने ये डायग्राम तो ऑलरेडी बना रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और जो कुछ बच्चे नए हैं वो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक बार मैं इसको फिर रिवाइज करा दूं। देखिए कि युग्मनज था हमारे पास, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होने से 2 कोशिका बनी,
निवाहक की तरफ एपिकल, बीजाणु द्वार की तरफ आधार्य। ठीक है, इन दोनों में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ विभाजन साथ साथ चलते हैं। तो एपिकल सेल में अनुदैर्घ्य विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी, जिसमें और विभाजन से 4 कोशिकाएं बनी, जिसको चतुष्टांशक कहते हैं। चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ विभाजन से अष्टांशक बना, अष्टांशक में परिणत विभाजन से 8 कोशिकीय बाह्य परत डर्मेटोजन और आंतरिक कोशिका बनी। डर्मेटोजन ने आगे चल के क्या किया, एपिडर्मिस बनाई, जबकि हमारी आंतरिक कोशिकाओं ने क्या किया, वर्ण विभजोतक, प्राकेदा तंत्र, बीज पत्र का निर्माण करती हैं आगे चलकर, है ना। तो यहाँ तक बात हो गई एपिकल की। बेसल सेल में अनेकों अनुप्रस्थ विभाजन होने से 7 से 10 कोश की लंबी संरचना बनी, जिसको आप सस्पेंसर कहते हैं। सस्पेंसर की अंतिम कोशिका खुलकर क्या बनाती है, चोस्कांग, और भ्रूणीय श्रेणी की तरफ स्थित कोशिका हाइपोफाइसिस, जिसका क्या कार्य है, मूलांकुर और मूलगोप का निर्माण करना। फिर क्या होता है कि जो हमारा भ्रूण था वो और विभाजन करके, जो डर्मेटोजन लेयर थी वो हार्ट शेप में आ जाती है, और इसमें और विभाजन होने से 2 बीज पत्र दिखाई देते हैं, जिनके दोनों खांचों के बीच में हमारा परांकुर होता है। और आप जानते ही हैं परांकुर से ही प्रैरोय का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो अब संरचना है, जो लास्ट वाली संरचना है, वो हमारे मादा युग्मकोद्भिद के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने देखा कि आखिर डाइकोट प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, और बाकी बातें करेंगे